स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ क्लास बहुत अच्छे ढंग से हो रही है और इसी प्रकार आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आपके सामने हैं। ये सेशन है भाषा एवं लिपि। ये सेशन क्या है? भाषा एवं लिपि। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो याद रखिएगा, आज का जो सेशन है वो है लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ये चाहे आपका एग्ज़ाम जेएसएससी का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का हो, चाहे एग्ज़ाम आपका रेलवे का हो या बैंकिंग का हो, इससे एक सवाल कम से कम पूछा जाएगा, ये बात तय है। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण मुख्यतः कितने भाषा परिवारों के अंतर्गत किया गया है? यानी कहने वाला आपसे कहता है कि बताइए भारत में जो भाषा चलती है उसको कितने सेक्शन में क्लासिफाई किया गया या कितने भाग में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर 4 भाषा का प्रयोग किया जाता है। कितने भाषा का? 4 भाषा का। अगर हम पूछे सबसे पहले तो आप बताइएगा जो भारत में सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं वह आर्यभाषी परिवार है। वो कौन से लोग हैं? आर्यभाषी परिवार हैं। अगर हम पूछें आपसे नंबर 2 पे कौन से लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भारत के अंदर, तो वो है द्रविड़ भाषी परिवार के। वो कौन से हैं? द्रविड़ भाषी परिवार के लोग दूसरे नंबर पे भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर हम आपसे पूछें कि बताइए द्रविड़ भाषी परिवार के बाद भारत में सबसे ज़्यादा किस बोली परिवार से लोग आते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए तीसरे नंबर में ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के लोग भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और चौथे नंबर पे यानी सबसे कम भारत के अंदर चीनी तिब्बती भाषा परिवार के लोग पाए जाते हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार के लोग पाए जाते हैं। ये जो आपको क्रम दिख रहा है ना, ये चारों का घटता क्रम है। यानी भारत के अंदर 4 भाषा परिवार के लोग पाए जाते हैं। सबसे अधिक आर्यभाषी परिवार, सबसे उसके बाद द्रविड़ भाषी परिवार, उसके बाद ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, उसके बाद चीनी तिब्बती भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार के अंदर वही जो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज अब भारत के अंदर पाते हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, उर्दू, कश्मीरी, राजस्थानी, यानी जो ज़्यादातर आप पाते हैं ना भारत के अंदर वो आर्य भाषा में आता है। और द्रविड़ भाषा के अंदर वो चारों आता है जो आपको साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। कौन कौन याद रख करिए? तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़, है ना? तो ये चारों आपको द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर दिखता है। ऑस्ट्रिक भाषा के बारे आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी और मध्य भारत के वन क्षेत्र एवं पहाड़ी इलाकों में प्रचलित भाषाएं कौन है, तो याद रखिएगा भारत के वन क्षेत्र एवं पहाड़ी इलाकों में प्रचलित भाषाओं को ही ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंदर लाया जाता है। और भारत में जो सबसे कम आबादी वाले लोग यानी सबसे कम भाषा परिवार के लोग पाए जाते हैं वो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की 2/3 से अधिक आबादी कौन सी भाषा बोलती है? चलिए वन बाय वन समझते हैं। अगर हम बात करें तो द्रविड़ भाषा परिवार, तो ये दक्षिणी भारत यानी साउथ इंडिया में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? दक्षिणी भारत में। भारत के लगभग 24% लोग द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। भारत के लगभग 24% लोग द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। जैसे कि आपने इससे पहले देखा, इस भाषा के परिवार के अंदर 4 भाषा मुख्य तौर पर है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के बारे जहाँ पे बात करते हैं तो ये भारत के पूर्व भारत और पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न इंडिया बोलेंगे इसको, पूर्वी भारत और मध्य भारत के वन क्षेत्र एवं पहाड़ी इलाकों में प्रचलित भाषाएं हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि संथाली, आप कॉपी लेकर के बैठिए और नोट्स बनाते जाइए, इंपॉर्टेंट क्लास है ना। संथाली, मुंडा, उरांव, ये सब जो हमारे झारखंड में बोले जाती है ये भी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की ही भाषा है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए संथाली किस भाषा परिवार से आते हैं या मुंडारी या उरांव, तो इस तरह से याद रखिएगा कि ये सब ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से आते हैं।
और भारत की लगभग लगभग हम अगर बताएं आपको तो 1.2% लोग आस्ट्रिक भाषा परिवार से हैं। अगर हम बात करें चीनी तिब्बती, तो ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में बोले जाने वाली भाषा है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में बोले जाने वाली भाषा है और इसमें सबसे कम लोग पाए जाते हैं, यानी भारत की 0.6% आबादी चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। और जहाँ तक बात है आर्य भाषा परिवार का, तो भारत की लगभग 75% या यूँ कहें 2/3 से अधिक लोग आर्य भाषा परिवार से आते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन पढ़ा था, भारत की 2/3 से अधिक आबादी कौन सी भाषा बोलती है, तो भारत की 2/3 से अधिक आबादी आर्य भाषा परिवार से आते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि द्रविड़ भाषा परिवार का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है, तो आपने देखा कि द्रविड़ भाषा परिवार का संबंध भारत के दक्षिणी क्षेत्र से है। यह हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इस बात की चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषाएं किस भाषा परिवार से हैं, तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि लगभग 24% लोग द्रविड़ भाषा परिवार से हैं और वो 24% लोगों की जो भाषा है वो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है और कन्नड़ है। इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाओं का जिक्र है, तो याद रखिएगा भारत के मूल संविधान यानी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 14 भाषा का जिक्र है और उन 14 के भाषा के अंदर द्रविड़ भाषा परिवार के सारे भाषा पाए जाते हैं। यानी द्रविड़ भाषा परिवार का तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु चारों के चारों आपको भारत के मूल संविधान अनुच्छेद 8 सूची अनुसूची 8 के तहत आपको देखने को मिलते हैं। यानी संविधान के अनुसूची 8 के अंदर जहाँ पे मूल संविधान का चर्चा हुआ है, तो मूल संविधान में 14 भाषा का चर्चा हुआ है। वर्तमान में पूछा जाए कितने भाषा का चर्चा है, तो 22 भाषा का चर्चा है। लेकिन मूल संविधान में पूछा जाए तो 14 भाषा का चर्चा है। और कौन से भाषा परिवार के चारों भाषा या सारे भाषा मिलते हैं, तो याद रखिएगा द्रविड़ भाषा परिवार के सारे भाषा आपको मूल संविधान में देखने को मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन पूछता है कि संथाली, मुंडा, उरांव किस भाषा परिवार से हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा ये वन की भाषा है, ये पहाड़ों की भाषा है और झारखंड भी वन और पहाड़ का ही एरिया है। तो संथाली, मुंडा और उरांव आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंदर से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पूछता है कि लेप्चा, आरका, डफला, बोडो किस भाषा परिवार से है, तो द्रविड़ भाषा से तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे है आपका तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। आस्ट्रिक भाषा परिवार से अभी पता नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन इतना पता है हम लोगों को कि जो पहाड़ की भाषा है या वनों की भाषा है वो आस्ट्रिक के अंदर आती है। इसके अंदर हमने पढ़ लिया है संथाली, मुंडा, उरांव। एक हम आपको और बता देते हैं, मान खमेर। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मान खमेर किस भाषा के परिवार से है, तो याद रखिएगा आस्ट्रिक भाषा परिवार से है। अगर आपसे पूछा जाए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि गोंडी किस भाषा परिवार से है, तो आस्ट्रिक भाषा परिवार से है। अच्छा, आर्य भाषा परिवार के अंदर वो सारी भाषा होगी जिसको आप भारत के ज़्यादातर लोगों को बोलते हुए पाएंगे, जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, कश्मीरी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, इस प्रकार से। और जहाँ तक बात है लेप्चा, आरका, डफला या बोडो का, तो ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है लेप्चा कहाँ की भाषा है, तो आपको याद रखना है कि लेप्चा सिक्किम में बोली जाने वाली भाषा है। कहाँ? सिक्किम में, है ना। और किस भाषा परिवार के अंदर आते हैं, तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंदर आते हैं लेप्चा, आरका, डफला और बोडो। पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान मिला था। यानी अभी जो हम लोग आपको सामने संविधान देखते हैं, ये आपके सामने जो संविधान है ये आधुनिक संविधान है। आपको पता है कि संविधान में अमेंडमेंट या संशोधन होते रहता है समय के तहत। तो जब भारत का संविधान मूल संविधान बना था, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत के 8वीं अनुसूची में जब संविधान, सॉरी, मूल संविधान जब बना था, तो मूल संविधान में
14 भाषा को स्थान मिला था। कितने भाषा को स्थान मिला था? 14 भाषा। अगर वर्तमान पूछे कि वर्तमान में कितने भाषाओं का जिक्र है, तो 22 भाषा अभी संविधान के अंदर आते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए मूल संविधान में, तो याद रखिएगा मूल संविधान में कितने भाषा आते थे, तो 14 भाषा को स्थान मिला था। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, हमको लगता है कि वो 14 भाषा भी आपको बता देना चाहिए जो मूल संविधान के अंदर था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि मूल संविधान के अंदर कौन कौन सा भाषा आता है, यानी जब मूल संविधान बनाया गया तो उसके अंदर कौन कौन सा भाषा रखा गया था, ये हो सकता है आपसे पूछ सकता है। तो आप पहला याद रखिएगा संस्कृत, पहला आप क्या याद रखिएगा? संस्कृत। उसके बाद आप याद रखिएगा हिंदी, संस्कृत के बाद आपको याद रखना है हिंदी, हिंदी के बाद आपको याद रखना है बंगला, बंगला के बाद आपको याद रखना है उर्दू, उर्दू के बाद आपको याद रखना है मराठी, मराठी। ठीक है, उसके बाद हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में ना। संस्कृत वो हो गया, हिंदी हो गया, बंगला हो गया, उर्दू हो गया, मराठी हो गया। मराठी के बाद आपको याद रखना है तमिल, तमिल के बाद तेलुगु, इसके बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद मलयालम। तो आप यहाँ गौर कर रहे हैं क्या, जो हमने रेड में लिखा है वो सारे के सारे कौन से भाषा हैं? वो सारे के सारे द्रविड़ भाषा एक परिवार से आने वाले हैं, है ना। उसके बाद आप याद रखिएगा पंजाबी, पंजाबी के बाद गुजराती, गुजराती के बाद कश्मीरी, कश्मीरी के बाद असमिया, असम में बोले जाने वाली असमिया, उसके बाद उड़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 भाषा जो आपको दिख रहा है ना, ये भारत के मूल संविधान के अंदर था। बाद में आपके बाद में कुछ जोड़ा गया और जोड़ करके टोटल 22 भाषा किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि 14 भाषा के बाद सबसे पहले किसको जोड़ा गया, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन 14 भाषा के बाद सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बना है कि बताइए मूल संविधान में सबसे पहले किस भाषा को जोड़ा गया। अगर जोड़ा गया बोला जाए तो सिंधी, और मूल संविधान में सबसे पहले किस भाषा को रखा गया तो संस्कृत, रखा गया तो संस्कृत और जोड़ा गया तो सिंधी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलिए, इसको समझाने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवा देते हैं। आप एक अच्छे विद्यार्थी की तरह बातों को नोट करते चलिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहला पॉइंट, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि 21वें संशोधन। साथ आप याद रखिएगा संशोधन लिख रहे हैं ना। 21वां संशोधन हुआ था कब? 1967 में, 1967 में। इसमें जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। इसमें किसको जोड़ा गया था बाबू? सिंधी भाषा को। उसके बाद आपको याद रखना है 71वें संशोधन, 71th अमेंडमेंट, 71वें संशोधन जो आपको हुआ था 1992 में। इसमें आपको जोड़ा गया था कोंकणी, ठीक है, उसके बाद मणिपुरी, और एक जोड़ा गया था नेपाली। ठीक है, नेपाली को ना याद रखिएगा। 71वें संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में भाषा के अंदर जोड़ा गया था। हम इसको ऐसे याद रखते हैं कॉमन, हम इसको याद रखते हैं कॉमन, कॉमन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 92 संशोधन है ना, 92वां संशोधन जब हुआ था, ये आपका हुआ है 2003 में। ठीक है, इसमें आपको जोड़ा गया है बोडो, उसके बाद डोगरी, फिर संथाली, संथाली आपको जेएसएससी के लिए भी याद रखना है, और मैथिली, इनको जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा, अगर आप गौर करिएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक जोड़ा गया, हम कलर चेंज कर लेते हैं,
ताकि आपको समझाने में आसानी हो। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, टोटल कितने हो गए? 3 और 1 4, यहाँ पे 5 6 7 8। तो आप देख रहे हैं कि 8 जोड़ा गया, पहले से 14 था, 8 जोड़ा गया, 14 और 8 कितना हो गया? 22। तो वर्तमान में अभी कितने भाषा है? 22 भाषा है ना, 8वीं अनुसूची के अंदर। तो आपसे पूछा गया था क्या? क्वेश्चन पढ़िए, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 92 संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाता सिंधी के बारे, तो आंसर होता 21वां 1967। और आपसे पूछा जाता कॉमन यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली के बारे, तो आंसर होता है 71वां यानी 1992। क्लियर है क्या? समझ में आ गया बात आपको यहाँ तक? क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है? देखिए याद रखिएगा, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक, है ना, राजभाषा संबंधित प्रावधान किया गया है। भाग 17, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के अंदर भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। अच्छा, ये राजभाषा से संबंधित प्रावधान में बताया गया है कि भारत की जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। अगर आपसे हम पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रभाषा है ही नहीं, भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है। ये क्यों है? अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, भारत में लगभग 41% लोग यानी भारत के बहुसंख्यक मेजॉरिटी में हिंदी का प्रयोग होता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की राष्ट्रभाषा, तो भारत का नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। जैसे राष्ट्रीय पशु टाइगर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रभाषा क्या है, तो गलत मत करिएगा, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, या भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन पूछा जाए भारत की राजभाषा, तो भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान दर्ज है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि 41% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया क्या? अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट का काम अंग्रेजी में होगा? देखिए, भारत का राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन संविधान के एक अनुच्छेद है, उसमें कहा गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, जो भी ऑफिशियल काम होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में होगा, इंग्लिश में होगा। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 348 के अनुसार, अनुच्छेद 348 के अनुसार ये कहा गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट का कामकाज इंग्लिश में, अंग्रेजी में होगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? भाषा विविधता के क्षेत्र में भारत का कौन सा भाग ज़्यादा धनी है? यानी आपसे पूछा गया है कि भाषा के विविधता के क्षेत्र में भारत का कौन सा भाग ज़्यादा धनी है, यानी भारत के किस भाग में ज़्यादातर आपको अलग अलग भाषा देखने को मिलती है।